हेलो हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं हीट ऑफ कंबसन के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक है, जीओसी के चैप्टर में आता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हीट ऑफ कंबसन क्या होता है? सबसे पहले समझो कंबसन क्या होता है। केमिस्ट्री में कंबसन का मतलब होता है कि अगर किसी भी सबस्टांस का एक्सेस ऑक्सीजन के साथ में हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, है ना, तो वो प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कंबसन। यहां पर कंप्लीट कंबसन के बारे में बात किया जा रहा है। कंप्लीट कंबसन का मतलब होता है कि एक्सेस या फिर एनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो, है ना, जितना भी उस सबस्टांस को कंप्लीट कंबसन कराने के लिए ऑक्सीजन चाहिए वो पूरा हो। ठीक है, क्योंकि अगर इनकम्प्लीट रहेगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन या फिर कंबसन कराएंगे तो वहां पे कुछ और भी प्रोडक्ट्स बन सकता है जो हमको नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो कोई भी सबस्टांस ना लेकर आपसे सवाल पूछा जाएगा हाइड्रोकार्बन का। तो सबसे बेसिक हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन, है ना। तो मीथेन का जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा CO2 प्लस में वाटर और साथ में यहां पर आपको मिलता है एनर्जी। तो एज अ प्रोडक्ट आपको मिल रहा है एनर्जी। तो ये प्रोसेस क्या हो गया भाई? ये हो गया एक्सोथर्मिक। ठीक है क्या? अब जब ये एक्सोथर्मिक हो गया तो इसका हीट ऑफ कंबसन डेल्टा एच कंबसन वो हो जाएगा नेगेटिव में। हीट ऑफ कंबसन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपसे क्वेश्चन में दिया जाएगा, है ना, और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में आपको बताना होगा सबसे हाईएस्ट किसका होगा हीट ऑफ कंबसन, लोवेस्ट किसका होगा, या फिर एक असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना होगा। ठीक है, एचओसी को। तो जरा यहां पर आप समझो, अगर आप इसको बैलेंस करो तो यहां पर एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, कोई दिक्कत नहीं। यहां 4 हाइड्रोजन, उधर 2, तो इसको बैलेंस करेंगे, यहां पर 2 आएगा और 2 2 4, यहां पर 2 आएगा। ठीक है, यहां पर देखो बाबू, जैसे अगर एक कार्बन है तो एक CO2 मिला, ऐसा समझो जितना ज्यादा CO2 मिलेगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। जितना ज्यादा CO2 उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज। और जितना ज्यादा CO2 कब होगा? जब यहां पर कार्बन का संख्या अधिक होगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा इनडायरेक्टली जितना ज्यादा कार्बन एटम होगा एक मॉलिक्यूल में, उसमें उस मॉलिक्यूल का हीट ऑफ कंबसन सबसे अधिक होगा। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हमें ऑर्डर प्रिडिक्ट करना है तो सबसे पहला फैक्टर चेक करना होगा कि किस मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा कार्बन एटम है। सबसे पहला फैक्टर, हम लोग स्टेबिलिटी को नहीं चेक करेंगे, कुछ नहीं चेक करेंगे, अगर कार्बन एटम का संख्या डिफरेंट है तो। ठीक है, अब यहां पर समझो, अगर आपको इसका डेफिनेशन लिखना है ना, तो डेफिनेशन जो लिखना होता है वो हम लोग यहां पर हीट ऑफ कंबसन निकालते हैं पर मोल। ये किस में निकालते हैं? पर मोल। ठीक है, यानी कि 1 मोल सब्सटेंस का आप कंप्लीट कंबसन कराओ तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा उसी को बोलते हैं हम लोग हीट ऑफ कंबसन। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ऑन कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस और रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। ठीक है, आई होप आप समझ गए। अब देखो ऑर्डर कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हीट ऑफ कंबसन HOC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहां पर 3 कार्बन का एक कंपाउंड है, ये 4 और ये 5। तो हमें जरा सा भी नहीं सोचना है, बस इतना समझ जाना है कि इसमें भाई 5 कार्बन, इसमें 4 कार्बन और इसमें 3 कार्बन। जैसे ही कार्बन का डिफरेंस दिखा हम तुरंत बोलेंगे कि सबसे ज्यादा कार्बन जिसमें होगा उसका HOC क्या होगा? ज्यादा होगा। ये है HOC का ऑर्डर। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपको दिए गए हैं उनमें कार्बन एटम का संख्या सेम हो। तो अपने पास आता है दूसरा फैक्टर, और ये दूसरा फैक्टर तभी अप्लीकेबल होगा जब कार्बन एटम का संख्या सेम होगा। माइंडेड। ठीक है, तो HOC डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी पर, और वो डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी के साथ में इनवर्सली। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल और HOC एक दूसरे क्या होता है? इनवर्सली होता है। अब कैसे होता है इसको समझा भी देंगे, बट आप बाय डिफॉल्ट ये 2 पॉइंट याद रखो, और इतना ही आपका हीट ऑफ कंबसन से रिलेटेड थ्योरी है। बाकी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये 2 पॉइंट क्लियर है क्या? आपको समझना है हीट ऑफ कंबसन स्टेबिलिटी के साथ में कैसे रिलेटेड है। तो जरा ये समझिए, मान लेते हैं कि अपने पास 2 मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जाम्पल एक सिस फॉर्म में ब्यूटीन है और एक ट्रांस फॉर्म में ब्यूटीन है। ठीक है, एक ट्रांस फॉर्म में ब्यूटीन है। तो आपको पता है कि ये जो सिस फॉर्म है और ये जो ट्रांस फॉर्म है, ये क्या है? मोर स्टेबल है कंपेयर टू
सिस फॉर्म, और ये क्या है, सिस वाला लेस स्टेबल है कंपेयर टू ट्रांसफॉर्म। अब जब ये लेस स्टेबल है यानी कि इसका एनर्जी मोर होगा, ज्यादा होगा, और इसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा, लेस होगा। ये कौन सा एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, हीट ऑफ कंबशन वाला एनर्जी नहीं, ये उसका पोटेंशियल एनर्जी नॉर्मली। अच्छा होता है ना, स्टेबिलिटी और एनर्जी एक दूसरे क्या होता है, स्टेबिलिटी और एनर्जी एक दूसरे क्या होता है, इनवर्सली। तो वो एनर्जी के बारे में बात करें, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे करना चाहें, ठीक है, अगर ये चीज ऐसे है, ठीक है, इसको अगर हम ग्राफ के थ्रू आपको समझाना चाहें तो ऐसे समझा सकते हैं क्या, देखो तो, अगर ये एक ग्राफ है जहां पर वाई एक्सिस में हम लिख रहे हैं एनर्जी, ठीक है। अब जो ज्यादा स्टेबल है उसका एनर्जी क्या होगा, लो होगा। तो मान लेते हैं कि ये वाला एनर्जी किसका है, ट्रांस का है, ट्रांसफॉर्म का ये वाला एनर्जी, ठीक है। और सिस का इससे अधिक होगा, तो ये वाला एनर्जी लेवल किसका हो गया, सिस का हो गया, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, देखना ध्यान से, हम बोल रहे हैं कि दोनों में कार्बन का एटम सेम सेम है, तो कार्बन एटम सेम सेम है तो CO2 क्या मिलेगा, सेम सेम मिलेगा, यानी फाइनल प्रोडक्ट लगभग सेम होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो एक्सोथर्मिक होकर फाइनल प्रोडक्ट आया वो इस लेवल का एनर्जी का आया, ये किसका है, प्रोडक्ट का एनर्जी इतना कम हो गया, ठीक है। ये एनर्जी किसका है, प्रोडक्ट का। तो बताओ कि ट्रांसफॉर्म ने कितना लॉस किया एनर्जी, सिर्फ इतना लॉस किया, यही एनर्जी क्या हुआ, रिलीज हुआ, इतना डेल्टा एच। और सिस फॉर्म ने कितना किया, इतना किया, डेल्टा एच। तो इतना एनर्जी निकला, इसमें इतना एनर्जी निकला, और ये जो एनर्जी निकल रहा है यही तो है ना हीट ऑफ कंबशन, यही क्या है, हीट ऑफ कंबशन। तो यहां से क्लियरली आपको दिख रहा है कि हीट ऑफ कंबशन यानी डेल्टा एच ऑफ सिस इज मोर देन, डेल्टा एच किसका, सिस का, मोर देन है डेल्टा एच ट्रांस से मैग्नीट्यूड वाइज, हमें मैग्नीट्यूड वाइज ही देखना होता है। क्लियर है क्या। तो इसीलिए बोले कि ये सिस का ज्यादा है यानी अनस्टेबल है, तो जो ज्यादा अनस्टेबल होगा उसका हीट ऑफ कंबशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। आई होप इतना समझ गए होगे, ठीक है। अब स्टेबिलिटी अलग अलग फॉर्म में कैसे चेंज होता है जरा देखो। तो सबसे पहला आपको देखना होता है रिंग फॉर्म में, ये है 3 मेंबर का रिंग, 3 कार्बन 4 कार्बन का रिंग, इधर है अपने पास 5 कार्बन का रिंग, और ये है 6 कार्बन का रिंग। अब जरा समझो, ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। हम इतना बाय डिफॉल्ट समझ रहे हैं कि आपको एंगल स्ट्रेन के बारे में पता है, तो एंगल स्ट्रेन के हिसाब से स्टेबिलिटी अगर बात करें, इनका स्टेबिलिटी बात करें, तो एंगल स्ट्रेन के हिसाब से सबसे ज्यादा स्टेबल तो डी होगा और सबसे कम क्या होगा, ए, फिर बी, सी और ये रहा डी, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। लेकिन अगर हम एचओसी का ऑर्डर निकालेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा स्टेबिलिटी तो ऐसा है तो इसका इनवर्स होगा, नहीं इनवर्स नहीं होगा, ऐसा ही होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर स्टेबिलिटी कब देखोगे, जब कार्बन एटम का संख्या सेम रहेगा तब ना। लेकिन यहां पर तो कार्बन एटम सब क्या है, डिफरेंट है, इसमें 3 कार्बन 4 5 6, तो कार्बन का संख्या सबसे अधिक किसमें है, डी में, तो डी का एचओसी ज्यादा होगा, फिर सी, फिर बी और तब ये रहा ए। अब ये जो एचओसी है ना, ये एचओसी निकाले हैं पर मोल, पर मोल। आपसे सवाल एक और पूछता है इसी फॉर्म में, है ना, रिंग वाले फॉर्म में पूछेगा एचओसी पर CH2 ग्रुप। यहां से एक और तरीका, ये एचओसी है पर मोल, 1 मोल इसको जलाओ, इसको और इसको कंबशन कराओ, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें मिलेगा, जिसमें कि 6 कार्बन है, साइक्लोहेक्सेन में, और सबसे कम साइक्लोप्रोपेन में, ठीक है क्या। क्यों, क्योंकि कार्बन एटम का संख्या डिफरेंट है। अब यहां से आपको दूसरा सवाल पूछता है कि एचओसी बताइए पर CH2 ग्रुप। तो पर CH2 ग्रुप का मतलब होता है कि जितना कम CH2 होगा उतना ही उसका एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, पर CH2 ग्रुप, ठीक है। जितना CH2 का संख्या कम उतना ही उसका एनर्जी ज्यादा, इतना बात ध्यान रखना। और या तो ऐसे समझ लो कि इसमें, इस केस में HOC जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल स्ट्रेन के, जिसमें ज्यादा एंगल स्ट्रेन होगा उसका HOC ज्यादा होगा, ये बात आप याद रखो। तो अगर इस बात को हम ध्यान में रखें तो सबसे ज्यादा HOC किसका होगा, जिसमें एंगल स्ट्रेन ज्यादा है, एंगल स्ट्रेन इसमें ज्यादा है, ठीक है। तो A सबसे अधिक, फिर B, फिर C और ये रहा D। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये ऑर्डर देखो, A B C D आया पर CH2,
है ना, HOC का ऑर्डर है पर CH2, लेकिन ये वाला ऑर्डर एकदम रिवर्स है इसके मुकाबले, और ये है HOC पर मोल। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान रखने वाला है कि अगर CH2 ग्रुप पूछे पर CH2 ग्रुप, तो HOC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जिसका एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, एक और केस लेते हैं स्टेबिलिटी वाइज। अगर आइसोमर से सेम कार्बन एटम है, स्टेबिलिटी का बात तभी करेंगे जब कार्बन एटम का संख्या सेम हो। ठीक है, तो अगर कार्बन एटम का संख्या सेम है तो स्टेबिलिटी एक और चीज पर फैक्टर करता है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग का। यानी जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा आइसोमर्स के फॉर्म में, जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा, आइसोमर्स कब होता है, जब कार्बन एटम का संख्या सेम हो। ठीक है, तो जितना ज्यादा ब्रांचिंग उतना ही ज्यादा HOC। फॉर एग्जांपल, अगर लेट सपोज कि हमने ये 5 कार्बन का एक एन पेंटेन लिया, ठीक है, और इसी का एक आइसोफॉर्म बनाते हैं, तो ये बना 2 मिथाइल ब्यूटेन, और ये रहा आपके पास 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये सब सेम है, सेम कार्बन एटम है, इसमें भी 5 उसमें भी 5। तो अब इस केस में स्टेबिलिटी कैसे निकालोगे? अब स्टेबिलिटी निकालोगे तभी तो HOC निकालोगे ना, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा HOC। ये देख लो स्टेबिलिटी और ये HOC। तो आप सबसे पहले देखो, इसमें एक भी ब्रांचिंग नहीं है, एकदम सीधा है। इसमें ये वाला एक ब्रांचिंग है कि नहीं है बताओ, और इसमें 2 ब्रांचिंग है। ठीक है, इसमें 0 ब्रांचिंग, 1 ब्रांचिंग, 2 ब्रांचिंग। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम आपसे पूछे, देखो ये A है, ये B है और ये है C। तो अगर हम आपसे पूछे स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग जिसमें है वो ज्यादा स्टेबल है, एंड योर ऑर्डर विल बी दिस CBA। तो HOC पर मोल कितना आ जाएगा इसमें? HOC का ऑर्डर जो हो जाएगा उल्टा हो जाएगा ना, सबसे ज्यादा स्टेबल C है तो C का HOC कम, फिर B, और सबसे ज्यादा HOC हो जाएगा A का। HOC मींस हीट ऑफ कंबसन। इतना बहुत काफी थ्योरी है। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, देखो अब आपके स्क्रीन पर ये सारा क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब आपको हर क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा पॉज करना है वीडियो को, और अपना थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो और फाइंड आउट करो HOC का ऑर्डर। अगर सही हो गया तो कमेंट में लिखना है यस आई एम राइट, और अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ठीक है, ध्यान से समझना। इस केस में अगर बात करें, पहला क्वेश्चन में ABC 4 मॉलिक्यूल दिया गया है। इसमें टोटल, सबसे पहले तो कार्बन एटम को गिनो, इसमें टोटल कार्बन एटम है 6, इसमें भी 6 कार्बन एटम, यहां पर भी 6 कार्बन एटम, और इधर भी अपने पास क्या है 6 कार्बन एटम। क्यों? यहां पर तो है ना CH3 और 4 कार्बन, तो सब सेम कार्बन है। तो स्टेबिलिटी देखें बाबू, देखो ये 5 कार्बन का रिंग है, ये 4 कार्बन का, ये भी 4 कार्बन का, और ये 6 कार्बन का। अभी तुरंत हम आपको बताएं कि 6 कार्बन वाला रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल है। 6 कार्बन का रिंग ये है ना, 6 कार्बन, ये है 5 कार्बन, ये है 4 और ये है 3 कार्बन का रिंग। तो स्टेबिलिटी सबसे अधिक किसका है? डी का, यानी 6 कार्बन वाले का। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम इसमें बताएं आपसे, स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? 6 कार्बन का, विच इज सी। फिर उसके बाद में स्टेबल कौन है? ये सॉरी, इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन। ठीक है, अब इन दिनों में 6 कार्बन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? 6 कार्बन का रिंग, और इसमें 5 कार्बन का रिंग, तो फिर ये आ जाएगा ए। ठीक है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अब बी और डी में 6 कार्बन तो है, लेकिन दोनों कार्बन का जो रिंग है वो भी सेम है, 4 कार्बन का। तो ये वाला जो फॉर्म है ना, दोनों ऊपर ऊपर है ना, अप साइड। तो ये है सिस, और एक ऊपर एक नीचे है, तो ये है ट्रांस। और अभी आपको बताएं कि ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू सिस, तो ट्रांस हो जाएगा मोर स्टेबल, एंड देन बी चला जाएगा पीछे। ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो HOC का ऑर्डर क्या आएगा बताओ? HOC का ऑर्डर हो जाएगा, पहला सवाल के लिए वो हो जाएगा C, A, D और B। ये ऑर्डर सबसे ज्यादा HOC किसका होगा? B का। क्यों? क्योंकि B इज हाईली अनस्टेबल। एक तो 4 कार्बन का रिंग और ऊपर से दोनों सिस फॉर्म में। ये ऑर्डर आई होप समझ में आ गया। इसको तो डिस्कस कर ही दिए हम। इसमें डायरेक्ट हम HOC पर मोल लिखेंगे। पर मोल क्यों लिखेंगे? मतलब नॉर्मली ये 6 कार्बन 5 कार्बन, तो सबसे ज्यादा HOC किसका? D, फिर C, फिर B और तब A। और अगर यही HOC हमसे पूछ देता पर CH2, तो उल्टा हो जाता, D, C, B और तब A। क्यों? A इज हाईली एंगल स्ट्रेंथ। ठीक है, हाईली अनस्टेबल।
बहुत बढ़िया। चलो इस सवाल में देखो, थोड़ा 2 मिनट का समय लो और फिर खुद से बताओ एचओसी का डायरेक्ट ऑर्डर। तो अगर हम डायरेक्ट ऑर्डर ये लिख दें ए बी सी, तो क्या सब लोग सहमत हो गए ना? ए बी सी। क्यों? देखो ना यहां पर डिफरेंस है ना, 6 कार्बन है बाबू, ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5 और ये रहा 6 कार्बन। जबकि इसमें कितना कार्बन है? 5। 1 2 3 4 5। इसमें कितना? 1 2 3 4 कार्बन एटम का डिफरेंस है। तो कार्बन एटम के हिसाब से सबसे अधिक कार्बन किसमें है? ए में 6। फिर ऐसे। ये बहुत बढ़िया सवाल है। इधर बताओ, टाइम लीजिए और एचओसी का ऑर्डर बताइए। एचओसी का ऑर्डर बताओ। सब में कार्बन एटम सेम है, स्टेबिलिटी देखें। बाबू ये सबको दिखा क्या? बेंजीनॉइड, एक बेंजीन रिंग है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसका एनर्जी सबसे कम हो जाएगा, ए का एनर्जी सबसे कम हो गया। बहुत बढ़िया। बी और डी में देखो स्टेबिलिटी, यहां पर कोई डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है, लेकिन यहां पर डबल बॉन्ड क्या है? ये दोनों कॉन्जुगेशन में है, तो सी इज मोर स्टेबल, तो सी का एनर्जी बी से, एचओसी का ऑर्डर सी का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ऑर्डर एचओसी का 20। हाईली अनस्टेबल है तो उसका एचओसी ज्यादा, फिर सी, और सबसे ज्यादा स्टेबल है ए, तो उसका एचओसी क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट का 2 सवाल, लास्ट का 2 सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, ये जो हम सवाल हम आप पर छोड़ दें क्या? ये सवाल हम आप पर छोड़ दें, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। मतलब होमवर्क क्या, आप इसको बनाओगे और कमेंट में बताओगे कि क्या ऑर्डर होगा। ठीक है, इधर बात करें, इधर दिख रहा है 6 मेंबर का रिंग है और 3 साइड में है, तो 9 कार्बन इसमें है, इसमें भी 6 और 7 8 9 कार्बन गिन लेना। इधर 6 कार्बन देखो, 1 2 3 4 5 6 इस रिंग में और 7 8 ये दूसरा रिंग में, तो ये रहा 8 कार्बन, और इधर फिर 9 कार्बन। तो सी को छोड़ दे अगर, तो ए बी और डी में सब में 9 9 कार्बन है, और सी में क्या है? सबसे कम कार्बन है। तो सी में जब सबसे कम कार्बन है तो उसका एचओसी क्या होगा? सबसे कम होगा। सी का एचओसी सबसे कम। अब ए बी डी में 9 कार्बन है, तो स्टेबिलिटी देखें, तो ब्रांचिंग वाइज देख लेते हैं। यहां पर 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, यहां पर 2 ब्रांच, और यहां पर सिर्फ 1 ब्रांच, ये 1 ब्रांच। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग किस में है? डी में, तो ज्यादा स्टेबल होगा, और ज्यादा जब स्टेबल होगा तो उसका एनर्जी क्या होगा? कम होगा। ए और बी में ब्रांचिंग किसका अधिक है? 2। यहां पर 1 ब्रांचिंग, यहां पर 2 ब्रांचिंग, तो ज्यादा स्टेबल कौन? बी कंपेयर टू ए, तो बी का एनर्जी क्या होगा? ए के मुकाबले कम होगा। ये है एचओसी का ऑर्डर। ठीक है, ओके, इतना ही था एचओसी के बारे में। बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छा वीडियो लगा होगा और सारा कुछ समझ में आया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, इस वाले सवाल का जवाब आप कमेंट में बताना। बाकी इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए आप बने रहिए इस चैनल के साथ। बाकी और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।